नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। इसके हम जानेंगे कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही इसमें इलाज के दौरान क्या-क्या दवाइयां दी जाती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम में होने वाला इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी सिस्टम में जो इंक्लूड होते हैं जो ऑर्गन, जिसमें देखा जाए तो किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर और यूरेटर्स ये शामिल होते हैं। सामान्य तौर पर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही देखा जाता है, यानी कि ये इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में ज्यादातर देखने को मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि ये महिलाओं को ज्यादा इन्फेक्शन होता है। इसके पीछे का कारण होता है कि उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनका यूरेथ्रा और वेजाइनल एरिया जो होता है और साथ में उनका जो एनस होता है उसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। साथ ही उनका यूरेथ्रा छोटा होता है पुरुषों के अपेक्षा, तो जो बैक्टीरिया की जो ट्रेवल करने का टाइम बहुत कम लगता है और बहुत इजिली इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं पर पुरुषों में उनका एनस और जो यूरेथ्रा का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए चांसेस बहुत कम होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर ब्लैडर और यूरेथ्रा तक ही सीमित है तो ये थोड़ा पेनफुल कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर ये किडनी तक फैल गया तो इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में इमरजेंसी केस हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर यूरिनरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट में होता है तो उसके हिसाब से उनके साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि किडनी में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में बैक और साइड में पेन होता है, हाई फीवर हो सकता है, शेकिंग एंड चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी जैसी कंडीशन हो सकती है। ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन होता है तो पेल्विक प्रेशर बढ़ता है, लोअर बेली डिस्कम्फर्ट होता है, फ्रिक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन होता है और कई बार पेशाब में खून भी आ सकता है। यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होता है तो बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन होता है, साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज भी देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किडनी तक पहुंच जाता है तब इस कंडीशन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं और पाइलोनेफ्राइटिस में किडनी में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है और इस ऐसी स्थिति में इमरजेंसी हो सकती है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। ये पाइलोनेफ्राइटिस का इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसमें पेल्विक एरिया में दर्द होता है। पाइलोनेफ्राइटिस के केस में तेज बुखार आ सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है और पेशाब में जलन और दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ इसकी लक्षण देखने को मिलते हैं और ये गर्भवती महिलाओं यानी प्रेगनेंसी की कंडीशन में ज्यादातर देखने को मिलता है। यूरिन इन्फेक्शन जब यूरेथ्रा में हो जाता है तब इसे यूरिथ्राइटिस भी कहते हैं, जिसमें मूत्र मार्ग में संक्रमण होने की वजह से पेशाब करने में जलन और दर्द का अनुभव होता है और साथ में कई बार पेल्विक एरिया में भी दर्द हो सकता है। जब यूटीआई इन्फेक्शन ब्लैडर के अंदर हो जाता है यानी कि मूत्राशय के अंदर हो जाता है तब इसे सिस्टाइटिस कहते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ज्यादातर कमजोर इम्यूनिटी के चलते कई बार ईस्ट इन्फेक्शन भी इसका कारण बनता है। अब हम जानते हैं कि कॉजेज ऑफ यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण होते हैं। वैसे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि संभोग की क्रिया कई बार करना है, बहुत तीव्र करना। इसके अलावा संभोग क्रिया करने के दौरान अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो ऐसे लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन होने के खतरे सबसे ज्यादा होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है और शुगर की प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ी रहती है उनकी, तो उन लोगों को भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उस कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। महिलाओं में मेनोपॉजल स्टेज के दौरान भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी यानी कि वीक इम्यूनिटी के चलते भी इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कई बार ओवर यूज ऑफ हायर एंटीबायोटिक्स, अगर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज हो चुका है तो उस कंडीशन में भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के खतरे होते हैं। अब हम जानते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूटीआई यानी कि नॉर्मल यूटीआई इन्फेक्शन में जो लक्षण महसूस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैसे यूटीआई इन्फेक्शन में जो मुख्य लक्षण जो महसूस किया जाता है वो मूत्र मार्ग और पेशाब में जो समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि पेशाब करने के दौरान जलन
और दर्द होना, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई लक्षण इसमें महसूस हो सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब जाने का मन करना और पेशाब का बहुत कम निकलना, पेशाब में गंध आना, बदबू आना, इसके अलावा पेशाब जो है तो हल्का क्लाउडी हो जाना, पेट के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द बना रहना, बुखार आ जाना, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी, जी मिचलाना जैसी समस्याएं होती हैं। छोटे बच्चों में बुखार, जॉइंडिस या डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। वहीं बुजुर्गों में मूड का बदलना, कमजोरी लगना, थकान लगना, भूख न लगना और इसके अलावा पेट में दर्द होना और पेशाब बार बार लगने की शिकायत होना और ऐसा उन्हें महसूस होना जैसे कि पेशाब एकदम से निकल जाएगा। कई बार रात में भी उनको कई बार पेशाब लग सकती है और जलन और दर्द भी महसूस होता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करके कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। जैसे कि बहुत ज्यादा पानी पिए, जिससे आपको बार बार पेशाब आएगा और पेशाब करने से बैक्टीरिया है जो तो फ्लश आउट हो जाता है। शराब और कैफीन का सेवन कम से कम करें या बंद कर दें, क्योंकि ये मूत्राशय में जो है तो संक्रमण का खतरे को बढ़ाते हैं। दूसरा, एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन संबंध कभी न बनाएं, इससे सबसे ज्यादा यूटीआई इन्फेक्शन होने के खतरे होते हैं। दूसरा, अपने पार्टनर के साथ संभोग करने के बाद अपने जननांगों को स्वच्छ रखें, साफ रखें और तुरंत संभोग के बाद जो है तो पेशाब करें, इससे बैक्टीरिया के निकल जाने के चांसेस होते हैं और यूटीआई इन्फेक्शन के खतरे भी कम होते हैं। जो लोग जननांगों को साफ नहीं रखते यानी कि अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, उन लोगों को भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के खतरे ज्यादा होते हैं। इसलिए जरूरी होती है कि अपने जननांगों में विशेष करके स्वच्छता बना के रखें, उन्हें साफ रखें। दूसरा, नहाने के दौरान टेक शावर इंस्टीड ऑफ बाथ टब, यानी कि बाथ टब में नहाना ज्यादा रिस्की हो सकता है और यूटीआई इन्फेक्शन होने के खतरे हो सकते हैं। इसलिए शावर से लें या फिर आप नॉर्मली बाल्टी या पानी से अपने शरीर को नहलाएं, क्योंकि बाथ टब में खतरे ज्यादा बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को बर्थ कंट्रोल यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए स्पर्मिसाइडल यानी शुक्राणुनाशक उत्पादों का उपयोग करने के कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसलिए वो लोग स्पर्मिसाइडल को ज्यादा यूज ना करें। जननांगों में किसी भी प्रकार का सुगंधित उत्पाद या जैसे कि परफ्यूम, इत्र वगैरह इसका उपयोग ना करें और साथ ही अंडरवियर स्पेशली कॉटन का पहने। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं और इनका पालन करके आप काफी हद तक यूटीआई इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट मॉडिफिकेशन की। आप अपने आहार में कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ में यूटीआई इन्फेक्शन के खतरे भी कम होंगे। जैसे कि बादाम, ताजा नारियल, स्प्राउट्स, अलसी के बीज, बिना नमक का मक्खन, दूध, अंडा, मटर, आलू, लहसुन, सादा दही, भूरा चावल, फल और सब्जियों के रस का सेवन करने से यूटीआई इन्फेक्शन के खतरे कम होते हैं और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसमें सामान्यतः जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें कि लिवोफ्लॉक्सासिन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ये सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। इसका मुख्य उपयोग जेनाइटल और यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह एंटीबायोटिक नाक, कान, गले और फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है। अब हम लिवोफ्लॉक्सासिन से रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो हर दवाओं की तरह इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि ज्यादा परेशान करने वाले नहीं होते हैं और ये दवा बंद करने के तुरंत बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिजीनेस, इसके अलावा वेजाइनल ईचिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज। ये कुछ इसकी सामान्य जो है तो साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं जो जिसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जानते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन के जो ब्रांड है, कॉमन ब्रांड, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि लिवोफ्लॉक्स, एल्सिन, लॉक्सॉफ, लिवोमैग, ग्लीवो, लिवोडे, लिवोबैक, फिनाल, ये कुछ कॉमन ब्रांड है जो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन नॉर्मली 500 mg टैबलेट में ट्वाइस अ डे रिकमेंड किया जाता है, जो कि 5 से 7 दिन तक नॉर्मली दिया जाता है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स में लिवोफ्लॉक्सासिन के अलावा ओफ्लॉक्सासिन भी यूज किया जाता है, जो कि 200 mg या 400 mg वंस डे या फिर ट्वाइस अ डे 200 mg दिया जाता है। तो ये दोनों ही लिवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन दोनों ही यूज किए जाते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। जब इसके साथ ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है तो कई बार इसके साथ में ओर्निडाजोल भी यूज किया जाता है, यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स विद ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन विद ओर्निडाजोल, जैसे कि O2 और नॉफ, ये कुछ ब्रांड है, इनके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है जिससे इसका स्पेक्ट्रम और बढ़ जाता है और यूटीआई इन्फेक्शन के जो
टफ टू ट्रीट इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके रिलेटेड भी साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, वही हैं जो फ्लोरोकिनोलोन्स में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ऑर्निडाजोल के कारण इसमें कुछ एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेटेलिक टेस्ट का होना, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, तो ये एक्स्ट्रा इसमें देखे जाते हैं। पेशाब में जलन और दर्द को कंट्रोल करने के लिए कई बार कुछ सिरप्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि हिमालय का रीनल का सिरप है, जो कि कई तरह की हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है यूरिनेशन के दौरान जो दर्द होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है उसको कंट्रोल करती है। इसके साथ ही यह यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करती है, फास्ट रिकवरी देती है। इसका डोज बच्चों में यानी कि 2 साल से 12 साल तक के बीच में देखा जाए तो करीब 2.5 ml से 5 ml दिन में 2 या 3 बार, और वहीं पर एडल्ट्स का जो डोज होता है वो 10 to 15 ml थ्राइस अ डे यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। पेशाब करने के दौरान दर्द और जलन से राहत पाने के लिए एक और सिरप यूज किया जाता है जो डॉक्टर्स का बहुत ही रिकमेंडेड ब्रांड है, अल्कोसोल सिरप, जिसमें कि डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट होता है जो यूरिन के एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन कर देता है, जिसके कारण जो पेशाब करने के दौरान जो जलन और दर्द होता है उसमें काफी राहत मिलती है। अल्कोहल सिरप से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, इसलिए ये ऐसे मरीज जिनको गठिया यानी कि गाउट की प्रॉब्लम है तो उनमें यूरिक एसिड का लेवल डाउन करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है, जिससे उनको दर्द में भी काफी राहत आती है। इसके अलावा ये किडनी के मरीजों में जिनको किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम है उसमें सिस्टीन स्टोन को बनने से रोकता है, इसलिए उन मरीजों में भी ये काफी फायदेमंद होता है। अल्कासोल सिरप के डोज की अगर बात करें तो लेस देन 1 ईयर इसको 0.5 to 1 ml, और 2 साल से 12 साल के बीच में करीब आधा चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 2.5 ml से 5 ml तक दिया जाता है। और वहीं पर मोर देन 12 इयर्स एज और यानी कि एडल्ट डोज में इसको 10 to 15 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। इन दोनों दवाइयों यानी कि रीनल का और अल्कासोल, इन दोनों को ही पानी में मिला के इसको उपयोग करने की सलाह दी जाती है। और ये दोनों ही जो सिरप होती है एक तरह से अल्कलाइजर की तरह काम करती हैं, और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टमक पेन, डायरिया, नोजिया, फ्रिक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब करने की इच्छा को महसूस होना। तो ये थी सारी जानकारी यूटीआई इन्फेक्शन और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।